भारत में एक ट्रेंड चला है, कुछ भी हो नेहरू जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में जब चीन ने मसूद अजहर पर वीटो किया था तो एक बार फिर से नेहरू की आलोचना शुरू हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं शामिल हुआ? क्या भारत ने चीन का समर्थन किया था? इसमें नेहरू की भूमिका क्या थी? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा नेहरू की आखिर क्या भूमिका थी चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल कराने में। आखिर ये पूरा मामला क्या था? आखिर नेहरू को जो जिम्मेदार ठहराया जाता है उसकी सच्चाई क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर साल 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों के बीच शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। शुरुआत में 50 देश इसके सदस्य थे, जो बढ़कर 193 हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। इसका भी मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फिलहाल 15 सदस्य देश हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ यही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी अपनी मिलिट्री है, जो दुनिया के अशांत इलाकों में शांति के लिए काम करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जब स्थापना हुई तब भारत को आजादी नहीं मिली थी। 27 सितंबर साल 1955 को नेहरू ने संसद में स्पष्ट रूप से इस बात को खारिज कर दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का कोई अनौपचारिक प्रस्ताव मिला था। सत्ताईस सितंबर साल 1955 को डॉक्टर J.N. पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था, यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य हैं उन सबको शामिल किया जाए। कहा जाता है कि साल 1950 के दशक में भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का एक बड़ा समर्थक था। तब यह सीट ताइवान के पास थी। साल 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व च्वांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था, न कि माओ का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वकालत की। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने 50 के दशक में दोनों देशों के बीच तनातनी के मद्देनजर माओ को खुश करने के लिए ऐसा किया था। दूसरों का तर्क है कि एशियाई देशों के बीच एकजुटता के लिए नेहरू ने अति उत्साह में दांव गलत जगह लगा दी, क्योंकि दोनों देशों के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि चीन और भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में साथी रहे हैं। मोटे तौर पर कई लोग इसे आदर्शवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हकीकत को लेकर नेहरू के मूल्यांकन में कमी के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ताकत मायने रखती है और इसके लिए समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। द डिप्लोमेट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, हालांकि जिन लोगों ने यह तर्क दिया वो संयुक्त राष्ट्र में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को समर्थन देने के पीछे नेहरू के कारणों को जानने में असफल रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि नेहरू इतिहास के बारे में बहुत पढ़ते थे और राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन उनके लिए काफी अहम था। द डिप्लोमेट ने लिखा, नेहरू के रुख को समझने के लिए 20वीं सदी में जाना पड़ेगा। उस समय के राजनीति से नेहरू ने यह माना कि बड़ी शक्तियों को अपने मित्रों से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए। नेहरू का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ गलत व्यवहार किया गया और अपमान की भावना और बहिष्कार ने उसे एक असंतुष्ट देश यूएसएसआर के करीब ला दिया। नेहरू इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है।
द डिप्लोमेट में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के असिस्टेंट प्रोफेसर नबारुण रॉय ने लिखा है, अप्रैल 1992 में जर्मनी ने रूस के साथ रापालो संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे यूरोप में तनाव बढ़ गया। लेकिन ब्रिटेन ने समय रहते ही उसे साल 1926 में लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनाने में मदद की। इसके बावजूद ग्रेट डिप्रेशन ने इसे वैश्विक स्थिरता के लिए फिर से खतरा बना दिया। नेहरू को यह स्पष्ट था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है, लिहाजा उसे वैश्विक राजनीति में समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह बाद में अप्रत्याशित तरीके से खतरनाक बन सकता है। ये वो सबसे बड़ा तर्क था जिसने सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता पर नेहरू के रुख की अगुवाई की। रॉय ने लिखा है, नेहरू का मानना था कि नए चीन की वजह से न केवल पूरब में बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया है, इसलिए विश्व राजनीति में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को समायोजित नहीं करना न केवल मूर्खता है बल्कि खतरनाक भी है। नेहरू का मानना था कि यदि संयुक्त राष्ट्र से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बाहर रखा गया तो यूएन के फैसलों का चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए भारत लगातार कोशिश करता रहा है। भारत के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर इसके लिए पुरजोर कोशिशें की हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बतौर स्थायी सदस्य भारत की योग्यता जताई जाए। इन प्रयासों के परिणाम भी पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख शक्तिशाली देशों ने भारत की सदस्यता को लेकर कई मौकों पर अपना समर्थन जताया है। हालांकि चीन इसका सख्त विरोधी रहा है। दोनों एक लंबी विवादित सीमा को साझा करते हैं और साल 2017 में ही दोनों देशों के बीच डोकलाम में गतिरोध और फिर युद्ध विराम जैसी स्थिति पैदा हुई थी। भारत और चीन दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों में पैर टिकाने के रणनीतिक ठिकानों को तलाशने में लगे हैं। तो ये पूरी जानकारी थी नेहरू सुरक्षा परिषद और चीन पर। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए, कुछ आप जानते हैं तो भी लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।